be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पूरी दुनिया का सस्पेंस बना हुआ है एक चीज को लेके कि क्या यूएस और ईरान के बीच में कोई सीजफायर डील होगी। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम हैं। जिस तरीके से थर्ड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भी अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है, बहुत सारी सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं इस वॉर के रिगार्डिंग। बट ईरान जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मॉक कर रहा था यूएस ईरान वॉर के दौरान, अब इंडिया के ऊपर जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया, या फिर कमेंट ना कहूंगा कि एक ऐसे लेटर को पोस्ट किया उन्होंने अपने ही खुद ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे उसके बाद में उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिलता है। और ना खाली उन्हें बैकलैश देखने को मिला इंडियंस की तरफ से, इवन इंडियन गवर्नमेंट को भी काफी सारा बैकलैश फेस करना पड़ा। और हम और आप सब डिसअपॉइंटेड थे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। हाँ, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया होता तो शायद हम वेट करते, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर कि वी विल लीव इट देयर ऑल्सो, एंड देन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा था। हालांकि ईरान का रिस्पॉन्स भी आया है, इंडिया का रिस्पॉन्स भी आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। बट ईरान जो है ना, इस वॉर के दौरान कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप का मेंशन हो, उनको मॉक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब आप सभी को याद होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर को दोबारा से, या एक ट्वीट को दोबारा से रिपोस्ट किया, जहां पे इंडिया और चाइना को मेंशन किया गया, या एक रिमार्क दिया गया कि दीज आर हेल होल कंट्रीज, मतलब नरक जैसे हालात वाली कंट्रीज। अब काफी लोगों ने गुस्सा दिखाया, एंग्री थे, बट काफी लोगों ने मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट किया कि सही तो बात कर रहे हैं, यही तो रियलिटी है इंडिया की। आप एक्चुअली में मुझे बताइए, सही में इंडिया के ऐसे हालात हैं कि नरक जैसे हालात हो रखे हैं? मतलब मैं आपके सामने बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, आप आपके मोबाइल में आराम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप सड़कों पे चल सकते हैं, आप घूम सकते हैं। हाँ, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, और उसके बारे में मैं आगे बात भी करूंगा। और आपका क्या ओपिनियन है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब कल तो ईरान ने बहुत ही डिग्निफाइड वे में, जो उनका एक तरीका होता है, उस तरीके से पहले डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलेट किया या मॉक किया। उन्होंने कहा कि आप इंडिया चाइना को बोल रहे हैं कि ये हेल होल कंट्रीज हैं, ये नर्क जैसे हालात वाली कंट्रीज हैं, दे आर क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये एंशिएंट और रिच सिविलाइजेशन है, राइट। और उस टाइम पे ये चीज शायद इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कहेगी, लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट ऐसा कह रही थी, और खासकर जो ईरानियन एम्बेसी हैदराबाद के अंदर है, उन्होंने ऐसा कहा। बट अब जिस तरीके से ईरान मॉक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और कुछ लोग ये कहेंगे कि ईरान इस टाइम पे ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ईरान को पता है कि इस टाइम पे यूएस की जो इमेज है उसको कैसे डैमेज किया जा सके, और ये चीज ये भी दर्शाती है कि इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप कैसे हैं। आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखिए, आप ये शायद बोल सकते हैं और शायद समझ भी रहे होंगे कि ईरान क्यों आ रहा है, ईरान को एंटर करने की क्या जरूरत है। आप यही तो देखते हैं ना कि मान लीजिए किसी लीडर ने आपके देश के ऊपर कुछ कमेंट किया, तो कौन से ऐसे लीडर्स हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपके साथ खड़ी होती हैं, आपको बैकअप करने के लिए तैयार रहती हैं, या फिर आपके साथ में स्टैंड लेने को तैयार रहती हैं। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। और जिस तरीके से अब इन्होंने मॉक किया है, तो शायद हम सब यही सोच रहे थे कि काश शायद इंडिया की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आता होगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि इंडिया की तरफ से क्यों, आप हमेशा देखेंगे एक ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो हमेशा से हमारा एक तरीका रहा है। बट उसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा जब मैं इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करूंगा। अब ईरानियन जो एम्बेसी है मुंबई के अंदर, उन्होंने ये कहा कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि इंडिया हेल होल है, कभी इंडिया आके देखो और फिर बोलना। और इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जहां पे उन्होंने महाराष्ट्र का रिच कल्चरल और जियोग्राफिकल हेरिटेज बताया है, और ये बताया है कि ये है रियलिटी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से वही है रियलिटी, बट आप जिस देश में रह रहे हैं, जहां पे आप काम करते हैं, आपकी आइडेंटिटी उसी देश से एसोसिएटेड है, उसी से संबंधित है, और आप उसी देश में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई बाहर वाला हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो वी स्टे यूनाइटेड। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से फिर वही कि इंडिया की क्या हालात है, आप ये देखिए वो देखिए। आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, दैट इज फाइन, बट आप जिस देश में रह रहे हैं, जहां पे आपकी फैमिली पली बड़ी है, आपके पूर्वज रहे हैं, आप यहां पे स्कूलिंग करी है, आपने दोस्त बनाए हैं, आप घूमे हैं, आप फिरे हैं, आप उस कंट्री के ऊपर ऐसा अटैक नहीं सह सकते। और जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा स्टेटमेंट दें और आप ये बोले नहीं नहीं सच तो है, ऐसा ही तो है इंडिया के अंदर, तो आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यूज, दैट इज माय ओपिनियन। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्या हालात हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आगे बात भी करूंगा। अब हैव ए लुक एट दैट वीडियो जो ईरानियन एम्बेसी है मुंबई के अंदर, उन्होंने शेयर किया, और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा कि आपको कल्चरल डिटॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट उससे पहले, कल्चरल डिटॉक्स के बारे में बात करने से पहले, हैव अ लुक एट दिस वीडियो। अब इस पूरे वीडियो में सिर्फ महाराष्ट्र की बात की गई है, और आप कहीं पे भी जाएंगे इंडिया में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, आपको कोई ना कोई खूबसूरत चीज जरूर दिखेगी। कहीं पे आपको फोर्ट्स दिखेंगे, कहीं पे आपको नेचुरल ब्यूटी दिखेगी, कहीं पे आपको डेवलपमेंट दिखेगा। और इसीलिए, और
ना खाली ये सारी चीजें, बट आप अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं एंड व्हाट नॉट। तभी तो कहते हैं ना कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्रीज़ है और बहुत सारे कल्चर्स आपको एक जगह देखने को मिले, तो इंडिया से खूबसूरत कोई भी नहीं है। और ये तो सिर्फ जो इन्होंने शेयर किया है, ये महाराष्ट्र के बारे में शेयर किया है। और बाकी व्यूअर्स ने नीचे लिखा कि इंडिया क्यों ऐसा नहीं कर सकता था? इंडिया भी तो इस तरीके का जवाब दे सकता था। बिल्कुल दे सकता था। मतलब मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से सोचूँ तो शायद ऐसा देना चाहिए था। उनका जो रिस्पॉन्स रहा है वो अलग है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस पोस्ट के साथ-साथ में ये भी लिखा कि ऐसा करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी एक इंसान को एक ट्रिप बुक करनी चाहिए और एक फ्लाइट बुक करनी चाहिए, जो कि इंडिया जाए। और जब इंडिया जाए तो उनका कल्चरल डिटॉक्स हो, जिससे कि ये जो रैंडम बकवास करते रहते हैं, ये रैंडम बकवास थोड़ी कम हो। अब समझिए कल्चरल डिटॉक्स में यहां कहने का मतलब है, मान लीजिए आप जो है किसी इंसान को लेके या किसी जगह को लेके आपने एक बायस बना रखा है और आपका एक नेगेटिव परसेप्शन है, खासकर आपने एक नेगेटिविटी या नेगेटिव वे में आप उस इंसान को या उस जगह को देखते हैं। तो उसके लिए आपको उस इंसान के साथ में बात करनी होगी, इंसान के साथ में टाइम स्पेंड करना होगा, या उस जगह के बारे में जो आप सोच रखते हैं वहां पे जाना होगा, वहां पे देखना होगा। तब शायद आपको अच्छे से पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और इसे ही हम कल्चरल डिटॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप जाइए इंडिया में, आपको पता चलेगा कि क्या ज्योग्राफिकल हेरिटेज है, क्या नेचुरल हेरिटेज है, क्या कल्चरल हेरिटेज है। इस सेंस में ये सारी चीजें बोली गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं राजस्थान का नाम लूंगा तो आप सभी को ये लगता होगा कि वहां तो पानी नहीं है, सूखा पड़ता है। लेकिन आप वहां जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पानी की समस्या है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पानी की समस्या है ही नहीं। और काफी सारी ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जो आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो अगेन वही तो चीज है ना। अब हर एक स्टेट में सब कुछ मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक कंट्री में सब कुछ मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता। इसलिए आज हमें ग्लोबलाइजेशन की जरूरत पड़ी और यही सारी चीजें हैं जो आपको भी समझनी पड़ेंगी। अब आगे ये जानते हैं कि इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बाद में यूएस कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, इंडिया ऐसे रिस्पॉन्स क्यों देता है, और क्यों अब इंडियन जो अमेरिकन हैं उनका अमेरिका को लेकर क्या सोचना है, और इस टाइम पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज को हैंडल कर रहे हैं तो वहां के जो अमेरिकन लोग हैं उनका क्या सोचना है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सब्सक्रिप्शन जो कि 16,999 में है, और आपके पास में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं क्योंकि ये ऑफर एंड होने वाला है टुमारो। और आपको अगर इस सब्सक्रिप्शन को बाय करना है इसी प्राइस पे तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। अब जब ईरान ने पहले ट्रंप को एक कल्चरल रियलिटी चेक दिया, तो जब ये कमेंट पास ऑन किए गए थे और ये जब लेटर पोस्ट किया गया था, तो उसके बाद में भी डैमेज कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। अब ठीक है, ईरान ने ट्रंप को मॉक करने के लिए कल्चरल रियलिटी की बात करी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? कुछ-कुछ ऐसी चीजें हैं ना जहां पे हम पिछड़ते हैं। बिल्कुल है। आप देखिए इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इंडिया की एक सबसे बड़ी कमी है कि हम R&D पे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और जहां तक आप इनोवेशन की बात करते हैं, या आप जब कहते हैं कि हमारे पास में खुद का सोशल मीडिया क्यों नहीं है, या फिर हम आज तक AI में इतना ज्यादा इनोवेट क्यों नहीं कर पा रहे, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। और उस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ आता है। गवर्नमेंट कैसा सपोर्ट कर रही है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो टैलेंट इंडिया से बाहर जा रहा है वो तो अच्छे से काम कर पा रहा है लेकिन यहां पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। और क्यों ये सारी चीजें सवाल उठती हैं, क्योंकि उसका नीचे से लेकर ऊपर तक जवाब है। जब आप हायर एजुकेशन पे जाएंगे तो हमें रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस कराया जाता है, ना कि इनोवेशन के ऊपर। दूसरा, अगर मान लीजिए टैलेंट है तो हमारे पास में वो बेटर स्कीम्स नहीं है, हम उतना पैसा नहीं दे पा रहे जिससे हम उस टैलेंट को रिटेन कर पाए, इंडिया में ही रख पाए। और अगर मान लीजिए कोई टैलेंट रुक भी गया तो आप फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं R&D के ऊपर। अगर आप कंपेयर करेंगे डेवलप नेशन से या फिर डेवलपिंग नेशन से भी, हमारा जीडीपी का सिर्फ 0.65 से 0.7% R&D पे खर्च होता है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही खर्च नहीं करेंगे तो टैलेंट जो होगा वो डिमोटिवेट फील करेगा, क्योंकि उनका मानना यह है कि वी कैन बिल्ड बेटर एप्स, वी कैन बिल्ड बेटर इकोसिस्टम, और कोई भी चीज अगर हमें बेटर करनी है तो हमें इनोवेशन करना होगा, और उसके लिए R&D पे खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर आप डेवलप नेशन में ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। इंडिया में ये चीज हमें कम देखने को मिलती है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और जहां तक सिविक सेंस की बात रही, तो देखिए ठीक है, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन देश के नागरिकों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने च्युइंगम खाई या मैंने टॉफी खाई, तो मैं कभी भी उसको, मतलब 10 में से 9 बार बता रहा हूं, कभी भी मैं उन रैपर्स को बाहर नहीं फेंकता हूं, या तो डस्टबिन में फेंकूंगा, और मुझे डस्टबिन नहीं मिल रहा तो मैं उसको या तो बैग में रख लूंगा या मेरी पॉकेट्स में रख लूंगा, और जैसे मुझे डस्टबिन मिलेगा मैं वहां डाल दूंगा। तो अगेन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है मैंने कहीं भी थूक दिया, कहीं भी यूरिनेट कर दिया। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्या आप फुलफिल कर पा रहे हैं? आप खुद पूछिएगा ये सवाल। क्या आप कई बार गलतियां खुद नहीं कर पाते? तो जब आप अपने से शुरुआत करेंगे, 4 लोग आपको और देखेंगे, वो शायद सिविक सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझेंगे। और अगर आप कचरे की बात करेंगे, कचरे में अच्छी स्कीम्स चल रही हैं और आपने उसका इंपैक्ट भी देखा होगा। मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं जयपुर की बात कर सकता हूं, क्योंकि जयपुर में जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, उसके बाद में गार्बेज कलेक्टर्स आते थे और आपके कचरा लेके जाते थे। तो आज आप जाके देखिएगा जयपुर में बहुत सफाई देखने को मिलेगी। ट्रैफिक जो लाइट्स हैं या जो ट्रैफिक नियम है, कानून है, उनको अच्छे से फॉलो किया जाता है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि जब स्ट्रिक्टली कानून को लागू किया जाएगा, नागरिक उसमें सपोर्ट करेंगे, तब जाके देश आगे बढ़ता है। सिर्फ गवर्नमेंट से बढ़ गया या सिर्फ नागरिकों से बढ़ गया ऐसा नहीं होता। सारे के सारे लोग जब तक एक साथ नहीं आते, जब तक एक देश आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जब मैं वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करूं तो हम सिर्फ 28% तक का वेस्ट ट्रीट कर पाते हैं। एज कंपेयर टू अगर आप डेवलप नेशन बात करेंगे तो 90% से ज्यादा वेस्ट को ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ पे डाटा ये कहता है 40% जो अर्बन वेस्ट है, जो शहरी वेस्ट है, उसको तो हम या तो गलियों पे फेंक देते हैं, और आपने देखा होगा आपके पास में खाली प्लॉट होगा, आप वहां फेंक देंगे, आप गलियों में कचरा फेंक देंगे, या फिर उनको ऐसी लैंडफिल्स पे फेंक दिया जाएगा जो कि अनहाइजेनिक है, अनसैनिटरी है। ये सारे इश्यूज भी हमें देखने होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है, किसी देश में भी सब कुछ अच्छा नहीं है, आप कहीं पे भी जाके देखिए, लेकिन ये गवर्नमेंट और हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम हर एक सेक्टर में जहां-जहां हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूशन हम करें। और जहां तक ग्लोबल आर-एन-डी स्पेंडर्स की बात करूं, तो अगर आप लिस्ट भी उठाएंगे, इतने सारे देश हैं, तो वहां इंडिया 7वें नंबर पे आता है। लेकिन हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें इंप्रूवमेंट करते रहना है, एंड दैट इज हाउ यू बिकम ग्रेट। दैट्स इट। हर एक सेक्टर में यही काम करता है। बट जब डोनाल्ड ट्रम्प ने हेल होल का रिमार्क दिया, तो यूएस जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, वो जल्दी से डैमेज कंट्रोल करने में आती है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ये भी तो कहा था ना कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विद अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप, ही इज जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब, आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया गोइंग टू लिव वेरी नाइसली टुगेदर। इस तरीके के स्टेटमेंट जस्ट स्टेटमेंट के बाद में आते हैं। और जब पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल ने कहा था वी विल लिव इट देयर आल्सो, तो लोगों को ज्यादा गुस्सा आ गया। मतलब आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और शायद जब लोगों ने वीडियोस बनाए होंगे, लोगों ने बैकलैश बताया होगा, लोग गुस्से में आए होंगे, तो शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी सोचा कि हाँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि हम इस चीज को इग्नोर कर दें। और उसके बाद में इंडिया भी एक अपना स्टेटमेंट देता है, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हाँ, हमने कमेंट्स देखे हैं। और आपने देखा होगा जो यूएस एम्बेसी इंडिया में, उन्होंने भी एक रिस्पांस दिया है। ये अनइन्फॉर्म्ड है, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, ये कोई बहुत ही अच्छे कमेंट्स नहीं है और पुअर टेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये चीज इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट पे है। अब एक बात मुझे बताइए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट डिपेंड कहां से करेगी? आपको कैसे पता चलेगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहां से आ रही है? मान लीजिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब यूएस के बारे में कमेंट करेंगे, यूएस के लोगों के बारे में, यूएस की पॉलिसीज के बारे में, या फिर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, तो हमें पता चलता है कि इंडिया रिस्पेक्ट करता है। सेम अगर यूएस के प्रेसिडेंट हमें कुछ कहेंगे, तो भी हम यही सोचेंगे, हाँ ठीक है, मैं मानता हूं डोनाल्ड ट्रम्प इंपल्सिव है, अलग तरीके का नेचर है, और कई बार किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। बट कई बार म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑब्वियस सी बात है, जो लीडर बोल रहा है उस पर डिपेंड करती है। तो ठीक है, अच्छा स्टेप लिया है। और जहां तक बात रही, इंडिया हमेशा देखिएगा, आप कभी भी सरकास्टिक और रोस्टिंग लेवल पे नहीं जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं जाता है। पर्सनली आज के टाइम पे जिस तरीके से आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, ईरान ने लीगो वीडियोस डाले, ईरान ने मॉक किया, जैसे वो पीट हेगेसेथ हो, डोनाल्ड ट्रम्प हो, व्हाट नॉट हो, अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से मजाकिया वीडियो से लोगों ने पसंद भी किया, लोगों ने सर्कुलेट भी किया। और काफी बार जो मैं कह चुका हूं कि अब एक वॉर का एक नया डायमेंशन खुल चुका है, नैरेटिव वॉरफेयर या सोशल मीडिया वॉरफेयर। तो उसमें भी आपको जीतना होगा, उसमें भी आपको एक अपर हैंड लेना होगा, और शायद उसमें सरकाज़म, रोस्टिंग लेवल, एआई एंड व्हाट नॉट सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आने वाले टाइम पे मान लीजिए कोई कंफ्लिक्ट होता है इंडिया के साथ में, तो इंडिया को इस डोमेन पे भी पकड़ बनानी होगी। अदरवाइज अगेन फिर, क्योंकि आज जब हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, कोई बाहर के देश में कोई इंसान बैठा है, उसको कैसे पता चलेगा? वो ग्राउंड रियलिटी से, या मे बी हो सकता है न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो, या नहीं देखता हो, ना न्यूज रिपोर्टर्स को सुनता हो, लेकिन सोशल मीडिया सब चलाते हैं। तो वो वॉरफेयर को या उस डोमेन को आप अगर इग्नोर करेंगे, तो आई थिंक दैट विल इंपैक्ट अस ऑल्सो। और जहां तक ये रिमार्क थे, तो यहां की बात आती है। बट मुझे सबसे अच्छा जो रिमार्क लगा है, अगर कोई पर्सनली हो सकता था तो आप इनका वीडियो चला देते। जिस तरीके से मैंने कल भी बताया था, एक इंडियन ओरिजिन वुमन अंकिता मैम है, उन्होंने जो सिटी काउंसिल मीटिंग हो रही थी फ्रिस्को में, जहां पे वो एंटी इंडिया नैरेटिव को एड्रेस कर रही थी, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आप इमिग्रेंट्स के लिए हमें इमिग्रेंट्स को ब्लेम करते रहते हो हर प्रॉब्लम के लिए। आप भी तो इमिग्रेंट्स हैं, आप भी तो वंशज हैं उन्हीं इमिग्रेंट्स का जो यूरोप से आए थे, और अमेरिका एक स्टोलन लैंड है, और यही इस कंट्री की लेगेसी है। तो समटाइम्स जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही आपको भी कई बार ट्रीट करना होता है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूं, हम ऑफिशियल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं, हम उसको बहुत ही डिग्निफाइड वे में कहते हैं, बिकॉज ये हमारी वैल्यूज दर्शाता है। आई गेट इट। बट कभी कंफ्लिक्ट हो, कभी वॉरफेयर हो, तो जो सोशल मीडिया जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरीके से किया जाना चाहिए। और जहां तक इंडियन अमेरिकन की बात रही, तो कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एक थिंक टैंक है, वो साफ साफ ये कहता है कि जो बाकी इंडियन सोचते थे अमेरिका के बारे में कि हम वहां जाके हमें हमारा ड्रीम फुलफिल होगा, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अब 40% ऑफ इंडियंस अमेरिकन कंसिडर कर रहे हैं कि वो यूएस को छोड़ दें, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो, या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प अपनी फॉरेन पॉलिसीज को हैंडल कर रहे हैं। और यहां तक सिर्फ इंडियंस की बात नहीं है, 70% ऑफ द अमेरिकन ये कहते हैं कि अमेरिका अब एक रॉन्ग ट्रैक पे चल रहा है, चाहे से वो ईरान वॉर को लेके हो, या जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी अब आप देखिए बहुत ज्यादा सफर कर रही है, या इमिग्रेशन लॉ जो आए हैं, और खासकर डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प जाएंगे, उसके बाद में कोई और नए राष्ट्रपति आएंगे, तब एक अलग पिक्चर होगी, अलग सिनेरियो होगा, वो देखने को मिलेगा। बट इनके कार्यकाल में बहुत कुछ डिफरेंट हो रहा है, और इवन अमेरिकन आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दैट। आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, and always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.